एम्स में ऑल इंडिया रैंक 3rd के साथ एकमात्र सिलेक्शन। ब्रेन मास्टर्स क्लासेस है MPCG का नंबर 1 मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। बाबा ब्रदर्स G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के सामने सियागंज इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54 विजयनगर इंदौर। PNG क्लासेस हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर 6 MG रोड इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा 1 बैंक कॉलोनी अपोजिट दशहरा मैदान अंटूना रोड इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स G8 G9 न्यू सियागंज VIP रूट नंबर 1 इंदौर। रत्न हाउस होटल सयाजी इंदौर। होटल एकेडमी प्रोफेसर कॉलोनी भवरकुआ चौराहा मेन रोड इंदौर। अन्ना के राजनीतिक दल बनाने की घोषणा को जन समर्थन। लोगों ने कहा चुनाव लड़े टीम अन्ना। स्टेशन पर लगी पेंटिंग को लेकर कांग्रेसियों ने दर्ज कराई आपत्ति। पेंटिंग में कमल के फूल दिखाने से खफा। विवाद गरमाने पर रेल प्रशासन ने ढकी पेंटिंग। कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने साधे कैलाश विजयवर्गीय पर निशाने। MPCA सदस्यों पर चीटाकशी से उबले। कहा कैलाश ने खुद को घोषित किया पशु। मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी जताया शक। भागीरथपुरा में युवक की हत्या। बदमाशों ने चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। आपसी रंजिश की कही जा रही है बात। और बढ़ती असुरक्षा की भावना से लोगों ने दिखाई हथियार के लाइसेंस लेने में दिलचस्पी। 1 साल में आवेदन का आंकड़ा पहुंच रहा 5000 पार। ग्रामीण लोग भी नहीं पीछे। अन्ना के आंदोलन की आंधी अब राजनीति के गलियारों का रुख कर चुकी है। अन्ना के इस यू टर्न पर समाज के तमाम वर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अन्ना का आंदोलन ठीक दिशा में जा रहा है, लेकिन इसी के साथ लोग ये कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे कि घोषणा के बाद ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अब तक सरकार शब्द को भ्रष्ट बताने वाली टीम अन्ना अब खुद सरकार बनाने का मन बना रही है। अन्ना ने 1.5 साल में 4 अनशन किए, उसके बावजूद भी सशक्त लोकपाल बल पारित नहीं हुआ, जिसके चलते टीम अन्ना ने राजनीतिक विकल्प देकर सरकार को अपना दम दिखाने का ऐलान कर दिया है। टीम अन्ना के इस कदम पर शहर के प्रबुद्ध वर्ग ने अपनी राय दी। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। समाज सेवी तपन भट्टाचार्य कदम को बेहतर मानते हुए अन्ना को संभलकर चलने की सलाह भी दे रहे हैं। देखिए, अन्ना आंदोलन की जो ताकत थी वो थी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका शंखनाद और इतना संघर्ष करना, उपवास करना, आमरण अनशन करना, और उसमें देखा जाए तो पूरे देश का युवा जो है उससे उद्वेलित हुआ और वो उनके साथ जुड़ा और भ्रष्टाचार एक मुद्दे के रूप में उभर के आया। आज भी मुझे लगता है कि अन्ना आंदोलन अगर पार्टी की तरफ चला भी जा रहा है, अन्ना हजारे और ये लोग जो है राजनीतिक दलों की ओर अगर चले भी जा रहे हैं, तो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो सामाजिक आंदोलन के रूप में इस देश में चलता रहेगा। तो एक तो ये बात है कि अन्ना हजारे अगर राजनीतिक दल बना भी रहे हैं तो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के लिए कुछ दूसरे लोगों को आगे आना होगा और उन्हें इस पर काम करना होगा और देश का युवा ऐसे लोगों का साथ देगा। जहाँ तक अन्ना हजारे के पार्टी का सवाल है, उसकी सफलता के सवाल हैं, उस पर अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि पार्टी बनाकर इस सियासी राजनीति में आना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि इस समय जो है पूरा देश और तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश की राजनीतिक दलों को चला रही हैं। इसीलिए आम आदमी का मुद्दा इन आज की तारीख में राजनीतिक दलों का एजेंडा नहीं बनता। इन सारे मामलों से अन्ना हजारे की पार्टी कितना दूर रह पाएगी, कितना उनके ऊपर जो है अंकुश लगा पाएगी, ये सारे भविष्य के गर्भ में छुपे हुए प्रश्न हैं जिन पर बात करना होगी। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि इस देश में अब राजनीतिक दलों की तरफ से एक विकल्प आना चाहिए, राजनीतिक दलों के विरुद्ध एक विकल्प आना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो राजनीतिक दल ही होंगे। लेकिन अन्ना हजारे और उनके साथियों को बहुत सारी सावधानी के साथ इस काम को आगे करना होगा, नहीं तो उनकी पार्टी भी एक आम पार्टी की तरह से इस देश में आ जाएगी और आम जन उनके प्रति भी निराश ही होगा।
जयप्रकाश के आंदोलन से जुड़े समाजसेवी व आंदोलनकारी किशोर गुप्ता की सोच इस मामले में सकारात्मक नजर आई। उनका भी सोचना है कि भारत में अब विकल्प की ज्यादा जरूरत है कि भले ही दूसरे लोग और बहुत सारे आंदोलनकारी राजनीति के माध्यम से या वोट के माध्यम से इस जन जागरण के लिए या जनमत को बनाने के लिए आगे जाएं, लेकिन अन्ना जैसे लोग या और भी लोगों को या कुछ लोगों को तो नैतिक शक्ति के रूप में इससे बाहर ही रहना होगा, क्योंकि देश को ऐसे लोग ज़्यादा प्रेरित करते हैं जो राजनीति से बाहर रहकर भी जनता का काम करते हैं। और अगर अन्ना इस काम को कर सके तो उनकी ज़रूरत है, वो नैतिक शक्ति के रूप में आज हमारे सामने हैं। और अगर वे इस काम को नहीं कर सके तो फिर और किसी की ज़रूरत पड़ेगी जो इस काम को कर सके। वहीं दूसरी तरफ साहित्यकार व कवि कृष्णकांत निलोसे ने अपने विचारों में गांधी की संज्ञा को समाहित करते हुए कहा कि गांधी भी राजनीति से दूर नहीं रह पाए और ना कोई रह पाएगा, लेकिन अन्ना का आंदोलन अगर एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे गांधी जी का स्टेटमेंट याद आता है कि किसी ने पूछा, बापू ये राजनीति, तो उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिक्स हैज एनसर्कल्ड मी लाइक सरपेंट, जैसे सांप आपको वो करता है ना, एनसर्कल करता, पकड़ लेता है, छूटा नहीं, वैसे ये इससे निजात नहीं मिल सकती राजनीति। और एक चीज़ और बताओ कि आप ये भले कहते रहे कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, सबसे बड़ा झूठ तब आप बोल रहे होते हैं। हमारे घर में राजनीति है, चूल्हे में राजनीति होती, हमारे संगठनों में राजनीति होती, कैसे पीठ छुड़ाएंगे, कैसे दूर रहेंगे? और राजनीति इतनी बुरी क्यों लगती है यार, जबकि एक व्यवस्था के बदलाव या एक व्यवस्था की स्थापना के लिए आप कुछ काम कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के क्या कहेंगे आप? तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि वे आए हैं तो अच्छा है, क्योंकि आज हर उस आवाज को आना है आगे। समय बहुत ही शंका वाली स्थिति में पहुंचा, कई आशंकाएं हैं। यदि आप मुझसे आते हैं, मिलते हैं, तो मुझे शक होता है कि आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं, आपके और मेरे बात करने के पीछे क्या उद्देश्य है? कुछ न कुछ उद्देश्य है। मैं आजकल ये तो सोचता ही नहीं कि ये कुछ एक विराट उद्देश्य के लिए आदमी आया मेरे। आखिरकार अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ ही दिया और शायद इस अनशन के साथ कई लोगों के गुमान को भी। एक तरफ जहां देश में एक नई बहस का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर लोगों ने इस पर तमाम प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि अन्ना के आने से महंगाई, कालाबाजारी काफी हद तक रुकेगी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो अन्ना को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने की कल्पना भी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं कि अन्ना के आंदोलन की बदलती राह पर इंदौर ने क्या कुछ कहा। अन्ना को आना चाहिए इसमें भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा भैया। ये राजनीतिक एक ही लोग हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है, भ्रष्ट लोग खत्म होंगे। अन्ना यूं जो कर रहे हैं वो अच्छा है, राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं। और देश को एक शांति प्रिय आंदोलन तो शायद मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं, उग्र आंदोलन चाहिए। और इसके लिए अन्ना तो ठीक है, अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं। इसमें क्या युवाओं को अपने जोश से और उससे काम करना चाहिए और आंदोलन उग्र होना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए साहब, क्या लगता है आपको, क्या पता? बिल्कुल आना चाहिए। अन्ना बहुत सफल होंगे साहब, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, आम आदमी बहुत परेशान है। पुलिस वाले पकड़ते 150 छीनते हैं, नगर पालिका में जाओ वहाँ पैसा मांगते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जब बगैर पैसे का काम होता है, हर आदमी परेशान है साहब। तो अन्ना को बिल्कुल आना चाहिए और अन्ना प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। बिल्कुल आना चाहिए। क्या लगता है आपको? अन्ना जी 100% आना ही है, आएंगे राजनीति में। हाँ। सुधार आएगा, पूरे देश में सुधार आ जाएगा अगर वो आ गए राजनीति में। सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जन लोकपाल बिल जो पास हो रहा है वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। क्या सुधार आएगा इससे? सुधार ज़्यादा नहीं, जो जिस बिल के पीछे लगे हैं वो लोकपाल बिल के लिए, उसके लिए जो ना जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक हो गए हैं। और जो ना इन लोगों को आगे आना चाहिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अन्ना को राजनीति में आना चाहिए, इससे बहुत कुछ बदलाव होगा। और जहाँ तक मैं
दावे के साथ कह सकता हूँ अन्ना के साथ 90% लोग रहेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देख रही है BTV न्यूज। इंदौर रेलवे स्टेशन पर लगी म्यूरल पेंटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पेंटिंग में आधा दर्जन कमल के फूल बनाने और शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को नजरअंदाज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने रेलवे के आला अफसरों को हड़काने के साथ ही कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने रेलवे के अफसरों को भाजपा प्रेमी बताते हुए पेंटिंग को तैयार कराने में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इधर कांग्रेस की आपत्ति के बाद शुक्रवार की दोपहर पेंटिंग को आनन फानन में ढक भी दिया गया। मामला गरमाने के बाद रतलाम मंडल के DRM लोकेश नारायण शुक्रवार की शाम इंदौर आए, लेकिन वे पेंटिंग को लेकर उठे विवाद के बारे में मीडिया से चर्चा करने के बजाय कन्नी काट गए। यात्रियों को इंदौर शहर की प्राचीन व धार्मिक स्थलों के अलावा पुरातत्व महत्व की इमारतों और संस्कृति की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा इंदौर स्टेशन पर लगवाई गई म्यूरल पेंटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पेंटिंग में आधा दर्जन कमल के फूल बनाने और शहर के महत्वपूर्ण स्थलों को नजरअंदाज करने को लेकर कांग्रेस ने रेलवे अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पेंटिंग में कमल के फूल से रेलवे अफसरों का भाजपा प्रेम झलक रहा है। पेंटिंग को तैयार करने में 4 लाख के रुपयों के खर्चों को लेकर भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को रेलवे अफसरों को हड़काने के साथ ही आपत्ति भी दर्ज करवाई। विवाद बढ़ने के बाद रेलवे अफसरों ने शुक्रवार की दोपहर आनन फानन में लाखों रुपए खर्च करके बनवाई गई पेंटिंग को ढकवा दिया। आपत्ति दर्ज करवाने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि पेंटिंग में न केवल शहर के महत्वपूर्ण स्थलों को नजरअंदाज किया गया है, बल्कि भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल भी बना दिए गए हैं। उन्होंने पेंटिंग को तैयार कराने में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। आज रेलवे स्टेशन पे एक म्यूरल पेंटिंग लगी गई, लेकिन हमें पेंटिंग लगते से कुछ लोगों की शिकायत आई, तब मैंने खुद ने स्वयं मौके पे आके देखा तो इस पेंटिंग के अंदर 6 कमल के चिन्ह जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो दिखाए गए हैं। जिस प्रकार इससे ऐसा लग रहा है कि शायद रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी भाजपाई मानसिकता से और बनाने वाला भी भाजपाई मानसिकता का है। नहीं तो इस प्रकार एक रेलवे स्टेशन जो एक सरकारी संपत्ति है, किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह कैसे उसमें आ सकता है। दूसरी हमारी आपत्ति है कि इसमें कुछ धर्म के स्थान लिए गए। सिख समाज इंदौर में बड़ी संख्या में निवास करता है, सिख समाज के किसी गुरुद्वारे या किसी धार्मिक चिन्ह को नहीं लिया गया। लेना था तो खजाना गणेश मंदिर जो इतना पुराना उसको नहीं लिया गया, यदि लेना था तो पर्यटन स्थल को लेना था, और यदि धार्मिक चिन्ह लेने थे तो सभी धर्मों के समानता से लेने थे। और हमको ये भी पता चला है कि इसका 5 से 8 लाख रुपए का भुगतान रेलवे करने जा रहा है। इसमें भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हमें सामने आ रहा है, इसमें भी कमीशनबाजी की बात सामने आ रही। हमने जो DRM में रतलाम रेलवे मंडल के लोकेश नारायण जी, उनको मैंने स्वयं आपत्ति दर्ज कराई और उनसे कहा इस पेंटिंग को तुरंत हटाया जाए या सुधारा जाए, अन्यथा कांग्रेस तो इसको इस स्टेशन पे नहीं लगने देगी और इसकी आवाज दिल्ली में रेल मंत्री के गलियारों तक गूंजेगी। सांसद सज्जन वर्मा जी को भी मैंने पूरी जानकारी दी है, उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। वो भी वरिष्ठ अधिकारियों से और रेल मंत्री से सबसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसमें पूरी आपत्ति लेगी, या तो इस भूल को सुधारा जाए, जो दोषी अधिकारी उनको दंडित किया जाए और ठेकेदार का लाखों रुपए का भुगतान रोका जाए, अन्यथा कांग्रेस इस मामले में सड़कों पर आएगी। इधर पेंटिंग तैयार करने वाले कलाकार महेंद्र कोडवानी ने कहा कि पेंटिंग का किसी प्रकार की राजनीति से संबंध नहीं है। रेलवे अफसरों ने जैसा प्रपोजल पास किया वैसी पेंटिंग बना दी गई। उन्होंने बताया कि 4 लाख रुपए खर्च आया है। मैंने इसमें फूल बनाया है, खिलता हुआ फूल बनाया है, सुबह सुबह जिनकी कली खुल रही है वो फूल बनाया है। कोई मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी पार्टिकुलर पार्टी का या किसी का कोई सिंबल बनाऊं। मैंने बैकग्राउंड बनाया, उस पर मॉडर्न बैकग्राउंड है
उसमें ह्यूमन फिगर भी हैं। ह्यूमन फिगर जो है वो ऐसा कर रहा है, मैं आपको मूवमेंट करके दिखाता हूँ, ऐसा कर रहा है वो, उसको भी आप गौर से देखें, ऐसा कर रहा है वो। तो मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के लिए कुछ मैं करूं। 4 लाख रुपए लागत है और बाकी के मोटिव जो हैं वो बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उसका विस्तार होना चाहिए म्यूरल का। इधर खास बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य प्रवेश द्वार पर ऐसी जगह पेंटिंग लगाई गई है जो आसानी से नजर नहीं आती है। इधर पेंटिंग को लेकर खड़े हुए विवाद और मामला गरमाने के बाद शुक्रवार की शाम इंदौर आए रेलवे के DRM लोकेश नारायण उक्त मामले में मीडिया से चर्चा करने के बजाय कन्नी काट गए और अफसरों की बैठक लेकर रवाना हो गए। DRM के इस रवैये को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इंदौर बंगलोर के मध्य चलने वाली नई ट्रेन संभवतः अगले माह से दौड़ने लगेगी। नई ट्रेन महाराष्ट्र के नारखेड़ और अमरावती रेलवे स्टेशन के मध्य बने नए रेलवे ट्रैक पर चलेगी। नए ट्रैक पर ट्रेन चलाने के लिए रेलवे के सुरक्षा आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। 19 कोच वाली इस नई ट्रेन में नई तकनीक वाले LSB कोच रहेंगे जो कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में बनकर तैयार है। रेलवे ने नई ट्रेन का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। रेल मंत्री द्वारा रेल बजट में इंदौर यशवंतपुरम बेंगलोर के मध्य नई ट्रेन चलाए जाने की जो घोषणा की थी वह पूरी होती नजर आ रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह नई साप्ताहिक ट्रेन अगले माह में दौड़ने लगेगी। रेलवे सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य नागेश नाम जोशी के अनुसार सांसद सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री मुकुल राय को पत्र लिखकर इंदौर में नई ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए निवेदन किया है। नामजोश के अनुसार ट्रेन में नई तकनीक के कोच होंगे। इंदौर की सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि इस खंड का उद्घाटन इंदौर यशवंतपुर गाड़ी चलाकर किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री को भी आमंत्रित किया है। ये यात्री गाड़ी करीब 19 डिब्बों की होगी जिसमें 3 AC 3 टायर, 1 AC 2 टायर, 7 सेकंड स्लीपर्स, 6 सामान्य कोच और 2 SLR होने की संभावना है। यह ट्रेन इंदौर से बैतूल, नारखेड़, अमरावती, अकोला, नारेड़, काचीगुड़ा, धर्मावरम स्टेशन होकर बेंगलोर यशवंतपुरम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इधर रेलवे ने नई ट्रेन का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। यह ट्रेन रविवार को इंदौर से और मंगलवार को बेंगलोर से चलेगी। 19 कोच वाली नई ट्रेन में 3 थर्ड AC, 1 सेकंड AC, 7 स्लीपर, 6 सामान्य और 2 SLR कोच रहेंगे। बीजेपी के बयान से बौखलाई कांग्रेस ने प्रदेश के उद्योग मंत्री समेत मुख्यमंत्री पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद को जानवर घोषित कर दिया। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। ये प्रतिक्रिया है कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा की। विजयवर्गीय के कांग्रेसियों पर छीटाकशी की प्रतिक्रिया देते हुए सज्जन सिंह ने उद्योग मंत्री को पशुओं की श्रेणी का बताया। वर्मा ने कहा कि वे खेल में राजनेता या राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बयानबाजी पर वर्मा ने विजयवर्गीय को सलाह दी कि उन्हें अपने पुराने दिन याद रखते हुए राजनीति करनी चाहिए। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के नजदीक आने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप व बयानबाजी की राजनीति ने अपनी चाल तेज कर दी है। बीते दिनों प्रदेश के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने MPCA के सदस्यों के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। इस पर कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। वर्मा का कहना था कि भाजपा अपना आपा खो चुके हैं। सत्ता के नशे में चूर कैलाश व शिवराज को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा को अपनी भाषा पर लगाम लगाना जरूरी है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर वर्मा ने कहा कि जब कैलाश ने खुद को जानवर घोषित कर दिया तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन फिर भी कैलाश वो हाथी है जो सत्ता के मद में चूर होकर मदमस्ती की चाल चल रहा है और मुख्यमंत्री के इस मामले पर चुप्पी रखना शक के दायरे में आती है। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही पवित्र और रेपुटेटेड संस्था है MPCA और इंदौर डिवीजन क्रिकेट क्लब भी एक रेपुटेटेड संस्था है। उनके सदस्यों के बारे में इस तरह की शब्दावली का उपयोग करना, ये शब्द उन्हीं लोगों की शब्दावली से निकल के आ सकते हैं जो अपने पुराने दिन भूल गए हों, अपना पुराना सिस्टम भूल गए हों और सिंधिया जी जैसे लोग जो राजघराने में पैदा हुए लेकिन राजघराने की सीढ़ियां उतर के अब समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक सेवक बन के
उन्हें कभी गुरूर इस बात का नहीं रहा, लेकिन जो आज के भाजपाई राजनेता हैं वो अपने आप को राजा और महाराजा समझने लगे हैं और रियाया को जो जनता है इस मध्य प्रदेश की और जो प्रबुद्ध जन है उन्हें ऐसा समझने लगे हैं कि ये निकृष्ट लोग हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, जो कुछ इस प्रदेश में है हम लोग हैं। तो इस तरह की शब्दावली कभी मध्य प्रदेश में राजनीति के बीच में नहीं लाई गई, चाहे खेल की राजनीति हो चाहे पॉलिटिक्स हो। प्रभात झा साहब का भी उदाहरण देना चाहूँगा। कैलाश विजयवर्गीय साहब ने तो कुत्ता और हाथी, खुद हाथी बन गए और दूसरों को कुत्ता बना दिया। प्रभात झा साहब ने एक नई संस्कृति पैदा की, किसी भी नेता के घर के बाहर धरने पे बैठ जाओ, उसके घर में महिलाएं रहती हैं, उसके मोहल्ले में महिलाएं रहती हैं। ये परंपरा कभी भी नहीं रही कि हम जनमानस को आंदोलित करें अपने स्वार्थ के, अपनी राजनीतिक लिप्सा के लिए। हम दूसरे के घर के सामने बैठे हैं, उसको आंदोलित करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता के नशे में चूर होकर वो दिन लोग भूल गए जब टूटी स्कूटर पे चलते थे। आज उनकी औलाद जरूर लंदन में पढ़ के आ जाती है, लेकिन वो दिन उन व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ मजदूर वर्ग रहता था, मजदूर का बेटा कहला के जिन लोगों ने राजनीति चालू की। पुराने दिन ना भूलें, पुराने दिन याद रखोगे तो आगे आने वाले दिन जरूर अच्छे। एक मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए कि जहाँ पे खिलाड़ी तैयार होते हैं, जहाँ खेल भावना होती है, वहाँ यदि उनके कैबिनेट का कोई मंत्री इस तरह की असंवैधानिक हरकत करता है, अपने पद का दुरुपयोग सत्ता के नशे में चूर होकर करता है, तो एक प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री होने के नाते कर्तव्य है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए। सज्जन सिंह वर्मा का आक्रोश यही नहीं थमा, बल्कि वर्मा का कहना था कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी शर्म लाज खो चुके हैं। वर्मा ने कैलाश पर एमपीसीए के चुनाव को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए हैं। भागीरथपुरा में बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक भागीरथपुरा का ही रहने वाला है और आपराधिक प्रवृत्ति का था। कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था। बदला लेने की नीयत से हत्या करने की बात सामने आ रही है। वहीं एक अन्य युवक के घायल होने की बात भी कही जा रही है। भागीरथपुरा में रहने वाले गोलू उर्फ आशीष को बदमाशों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने गोलू पर चाकू के कई वार किए। घायल अवस्था में गोलू को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। दरअसल मृतक गोलू आपराधिक प्रवृत्ति का था। कुछ दिनों पहले गोलू ने कुख्यात बदमाश छोटा राम सिंह पर गोली भी चलाई थी। कहा जा रहा है कि बदला लेने की नीयत से गोलू की हत्या की गई है। गौरतलब है कि शहर में जिस तरह से आपराधिक वारदातें हो रही है और जिस तरह से अपराधियों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आपाधापी मची है, वो दिन दूर नहीं जब इंदौर में आए दिन गैंगवार का खूनी खेल खेला जाएगा। ताज्जुब तो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर होता है कि इतना सब शहर में होने के बाद भी पुलिस प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। खुद को सुरक्षित रखने व परिवार की हिफाजत के मकसद से बंदूक का लाइसेंस लेने में लोगों की रुचि बढ़ी है। अकेले इंदौर जिले में साल भर में 5000 से भी ज्यादा लोग लाइसेंस के लिए आवेदन दे चुके हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भी खासी रुचि देखी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि लोगों में खुद को सुरक्षित रखने की भावना के चलते लाइसेंस के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ रहे अपराधों ने आम आदमी का जीना मुश्किल किया हुआ है। चोरी, डकैती, हत्या जैसे संगीन मामलों में तो खुद को सेफ रखना और भी अहम होता है, और ये समस्या उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब आपके पास खुद को बचाने का कोई तरीका ना हो। चाकू, कट्टे व बंदूकों से लैस बदमाश माल तो उड़ाते ही हैं, साथ ही सबूत मिटाने के नाम पर आदमी को मार भी डालते हैं। ऐसे में अगर आपके पास सुरक्षा के लिए हथियार हो तो सकता है कि आप बच जाएं। शायद इसी भावना के चलते लोग अब बंदूक खरीदने की राह पर बड़ी संख्या में चलते दिखाई दे रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले इंदौर जिले में फिलहाल 10,000 लोगों के पास वैध रूप से हथियार रखने के लाइसेंस हैं, और ये कहने की बात नहीं है कि इनसे कहीं ज्यादा संख्या गैर लाइसेंसी हथियारों की निकल सकती है। खैर, सुरक्षा की भावना से अगर हथियार खरीदे जा रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। महज एक साल में जिला कलेक्टर कार्यालय में लाइसेंस लेने वालों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच जाता है, जिसमें से छटनी करने के बाद करीब 400-500 लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं।
इस बारे में जब एडीएम आलोक सिंह से चर्चा की गई तो उनका मानना भी था कि पहले के मुकाबले लोग लाइसेंस के लिए ज्यादा आवेदन कर रहे हैं। इंदौर जिले में आज की डेट में लगभग 10,000 लाइसेंसी लोग हैं। पहले समय में जो राजपूत घराने के या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह के लोग ही अपने पास लाइसेंस रखते थे। आज के समय में इसके महानगर के विस्तार को देखते हुए कई लोग जॉब के लिए, पहला ये ट्रेंड नहीं था, आजकल सिक्योरिटी सर्विसेज में प्रेफरेंस मिलता है, तो काफ़ी लोग जो लो इनकम ग्रुप के हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनको सिक्योरिटी सर्विस में लाइसेंस से काफ़ी मदद मिलती है। तो ऐसे लोगों का ट्रेंड बहुत बढ़ा है। लोगों में जिन वजहों से लाइसेंस लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है उनमें से कुछ इस तरह हैं। शहर से दूर रहवासियों की बसाहट, ग्रामीण व्यापारियों का रकम लेकर आना जाना, नौकरी के ज़्यादा अवसर। बहरहाल अगर बंदूक या हथियार खरीदे जा रहे हैं और लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं तो सुरक्षा की भावना निश्चित बढ़ती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलुओं की तरह हथियारों का घर में होना कुछ नुकसान भी दे सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हथियार सही हाथों में सही वक्त पर उपयोग किए जाएं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देख रही है BTV न्यूज़। यातायात नियम तोड़ने वालों को अब 440 वॉट का झटका लगने वाला है। जी हां, यातायात विभाग के नए आदेश के तहत अभी तक यातायात के नियम तोड़ने वालों पर समन शुल्क के रूप में जो जुर्माना 50 रुपए का लगता था वह बढ़कर 440 रुपए हो गया है। शुक्रवार को आदेश के प्रति मिलने के बाद अब यातायात विभाग शनिवार से नए आदेश के तहत चालानी कार्रवाई करेगा। सड़क पर नियम तोड़ने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब नो एंट्री में प्रवेश, दस्तावेज लाइसेंस के अभाव, 3 सवारी, नो पार्किंग और रेड सिग्नल तोड़ने वाले वाहन चालकों को सड़क पर नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है। सड़क पर नियम तोड़ने वालों को अब समन शुल्क के रूप में कम से कम 440 रुपए का जुर्माना भरना होगा, जबकि अभी तक यह राशि 50 रुपए तक हुआ करती थी। पुलिस हेडक्वार्टर से आए नए आदेश के तहत अब शनिवार से विभाग का अमला नई दरों से चालानी कार्रवाई करेगा। ये तो विभिन्न धाराओं में विभिन्न राशि वसूल करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जैसे पहले भी थे, लेकिन अब उस राशि में बढ़ोतरी हुई है। उसी के अनुरूप समन शुल्क की राशि वसूल की जाएगी। ये पत्र पुलिस मुख्यालय का आज ही प्राप्त हुआ है, ये कल से ही प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि समन शुल्क की राशि 8 गुना बढ़ा देने के बाद क्या वाहन चालक सुधरेंगे या वह सड़क पर नियम तोड़ने से परहेज करेंगे, इस बारे में जनता की प्रतिक्रिया मिलीजुली है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे वाहन चालकों में थोड़ा डर तो रहेगा, शायद ज्यादा जुर्माना भरने के डर से लोग यातायात के नियमों को पालन करेंगे। असर तो ये होगा कि जैसे 440 रुपये अगर ले रहे हैं आप, चालान बना रहे हैं, तो जिसके पास पैसा है वो तो दे के निकल जाएगा और जिसके पास नहीं है वो नियम का पालन करेगा। अब जिसके पास पैसा है उनने तो दिया, बोले हाँ चलो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, डर तो होना ही चाहिए। अब इतना बड़ा चालान 440 रुपये 50 से सीधे बढ़ के 440 हो गया है। हर इंसान तो रखता नहीं इतना पैसा, तो सुधरना ही है और सुधरेगा ही। जबकि कुछ लोगों की राय इससे बिल्कुल जुदा होकर पुलिस पर सवालिया निशान लगाती है। लोगों का मानना है कि विभाग के इस फैसले से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अभी तक छोटे मोटे मामलों में जो पुलिसकर्मी 150 रुपए लेकर मामला रफा दफा करते थे, वह अब 200 से 300 रुपए तक की मांग करेंगे। वहीं इस आदेश के बाद यातायात विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी भी यातायात और कानूनी व्यवस्था को नजरअंदाज कर जगह जगह चालानी कार्रवाई कर सरकार के साथ साथ खुद की जेबें भरने में व्यस्त हो जाएंगे। लोग तो सुधरना है, ठीक है, लोगों का ट्रैफिक के प्रति जो रुझान है वो बड़ी मजबूरी के साथ आदमी चल रहा है, लेकिन 50 का 450 होने का मतलब ये है कि पुलिस वालों को और अधिक खाने का मौका दे दिया गया है। मतलब आप लोग का भ्रष्टाचार बढ़ेगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
और इसका उपाय अगर व्यवस्थित रूप से करे तो ही ये ट्रैफिक सुधर सकता है, अदरवाइज नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शहर के लोगों में ट्रैफिक सेंस नाम मात्र का नहीं है, इसलिए वाहन चालक तो 440 के झटके के बाद भी नहीं सुधरेंगे। यहाँ के लोगों को दबाव प्रभाव से गाड़ी छुड़ाने की आदत है। एक्चुअली ये चालान बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, क्योंकि चालान से कुछ है नहीं। अगर लोगों को सुधरना होता तो वो बिना इसके भी नियम का पालन कर सकते थे। यहाँ के लोग ऐसे हैं ही नहीं जो नियम का पालन करें। चाहे 1000 रुपये का भी चालान बनाएंगे तो भी लोग को कोई फायदा पड़ता नहीं है, क्योंकि नेता को फोन लगवा देते हैं, कुछ करवा देते हैं, सब छूट जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। बहरहाल यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्किंग प्रॉब्लम और ट्रैफिक जाम से परेशान होने वाले वाहन चालक समन शुल्क में हुई बेतहाशा वृद्धि के बाद सड़क पर कितना सुधरते हैं। कैमरे के क्लिक में देश और विदेश की कला को दर्शाती चित्रों की प्रदर्शनी का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी में गुजरात के कलाकार ने चित्रों के माध्यम से इंग्लैंड और भारत के परिदृश्य को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। गुजरात से आए चित्रकार रमेश बारिया की मनमोहती प्रदर्शनी का शुक्रवार को ख्यात चित्रकार सुबंधु दुबे और गुरदास दुआ ने शुभारंभ किया। अपने 70 साल के अनुभव को फोटो के माध्यम से कलाकार ने बड़े ही सुंदर और सजीव तरीके से जनता के लिए प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में स्कॉटलैंड सहित इंग्लैंड के कई शहर और भारत देश के जोधपुर पर केंद्रित फोटोग्राफी के जरिए कलाकार ने दो देशों के रहन सहन और पुरातन कला के अंतर को दिखाने का सुंदर प्रयास किया है। फोटो में दिखाया गया है कि देश में जितनी सुंदर धरोहर और पुरातन कला है उतनी ही विदेश में भी मौजूद है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि भारत में पुरातन धरोहर की कद्र कम होती है। गुजरात से प्रदर्शनी लगाने आए रमेश बारिया के मुताबिक फोटो के माध्यम से वो देश विदेश की कला को दिखाना चाहते हैं। और मैंने काफ़ी फॉरेन टूर लगाया। जब भी मैं कुछ फोटोग्राफ अच्छा खींचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश में इतनी सफाई, इतने अच्छे व्यूज़ क्यों देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे देश में क्या है कि जो भी टूरिज़्म सेंटर जितने भी हैं वो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते, पहली बात है। और जितना पैसा टिकट लेते हैं उतना सर्विस भी नहीं होता है उनका। जस्ट लाइक एक छोटा सा टॉयलेट बाथरूम भी क्लीन होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मैंने मार्क किया है कि अपने कंट्री में ऐसा क्यों नहीं होता है। और वहाँ के कंट्री में मैंने 7 साल से, ये मेरा एक थीम था, तो ये सब काम करने के लिए मैंने 7 साल से इंडिया में और इंग्लैंड में घूम रहा था। 150 चित्रों की यह प्रदर्शनी शासकीय ललित कला संस्थान में लगाई गई है। यह 6 अगस्त तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। एरोड्रम थाने क्षेत्र स्थित नंदन नगर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पांव में लगी है। नंदन नगर में खरीदारी कर रहे कैलाश उमाशंकर सालवी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली का निशाना बनाया। बदमाश गोली चलाकर फरार हो गए। गोली कैलाश के पांव में लगी। कैलाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे डॉक्टर्स ने एमवाय भिजवा दिया गया। कैलाश ने बताया कि सावन के महीने में शिव मंदिर पर प्रसाद बांटने के दौरान विवाद हुआ था। उसी मामले को लेकर राजू नायक, विकास और वीरेन ने उस पर गोली चलाई है। एरोड्रम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना खुड़ेल के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक 3 बाइक अनियंत्रित होकर एक दूसरे से भिड़ गई, जिसके फलस्वरूप ये हादसा हुआ। 2 बाइक सवारों के नशे में होने की बात भी कही जा रही है। ग्राम खुड़ेल में थाने से कुछ ही दूरी पर एक दर्दनाक हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए एमवाय लाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। एक मृतक की पहचान विक्रम काशीराम निवासी मोरेद माचल के रूप में हुई है, वहीं एक मृतक की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। घायलों के नाम रामेश्वर, पांचाल और गुड्डू के रूप में हुई है। दोनों खुड़ेल के रहने वाले बताए गए हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तेज गति से आ रही एक मोटर बाइक एक बुजुर्ग मोटरसाइकिल सवार से टकराई और बाद में लहराती हुई एक अन्य बाइक से टकरा गई। घटना अपने खुड़ेल से 2 किलोमीटर बाहर हुई, 2 किलोमीटर लगभग। और उसमें 2 व्यक्ति जो थे शराब पिए हुए थे, और जो एक्सपायर हुए ना वही, तो वो सामने से जो मोटरसाइकिल आ रही थी उसमें जाके टकराए, और टकराने के बाद फिर तीसरे जो पीछे दादाजी आ रहे थे उनमें जाके टकरा गए।
कितने लोग घायल हुए, कितने की 2 घायल हो गए, 2 एक्सपायर हो गए। तो इसमें क्या गति कितनी तेज थी गाड़ी की? गति लगभग होगी 80 के ऊपर ही, क्योंकि गाड़ी की अन्य गति से गाड़ी की पोजीशन को देखते हुए लगता है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार शराब के नशे में थी। खजराना जागीर की जमीन के मामले में शुक्रवार को लोकायुक्त ने विशेष न्यायालय से जानकारी के अभाव में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 2 माह का समय मांगा है। मामले में वर्तमान आवास एवं पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया, पूर्व मंत्री कमल पटेल और तत्कालीन मुख्य सचिव राकेश साहनी सहित 15 अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। खजराना जागीर की 43.174 हेक्टेयर जमीन को बिल्डर को सौंपने की साजिश रचने और उक्त भूमि पर गरीबों के मकान बनाने के लिए JNNURM से 45 करोड़ रुपए राशि लेने के मामले को पूर्व मंत्री सुरेश सेठ ने विशेष अदालत में लगाया है। मामले में शुक्रवार को लोकायुक्त संगठन ने चालान पेश करने के लिए कोर्ट से 2 माह का समय मांगा। सुरेश सेठ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी जानबूझकर जानकारी नहीं दे रहे हैं। वही प्रयत्न हम कर रहे हैं, पर मुश्किल ये आ जाती है कि कोर्ट के अंदर सालों लग जाते हैं, और सालों लगने से उसको जो न्याय के लिए हम लड़ना चाहते हैं जनहित के अंदर, उसमें निराशा आ जाती है। अब वर्षों हो गए इसका केस के अंदर तारीख बढ़ाते जाते हैं। सरकार के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है जाँच इकट्ठी करना, और सरकार जानबूझ के ऐसा करती है, और इससे जो लोगों में उत्साह है वो कम हो जाता है। तो हम तो अपना प्रयत्न करेंगे, जितनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस मामले में 15 अधिकारियों और नेताओं पर आरोप हैं। मुरैना के IPS नरेंद्र कुमार हत्याकांड के मामले की सुनवाई इंदौर के विशेष CBI कोर्ट में ही होगी। जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले को विशेष न्यायालय को सौंप दिया है। प्रदेश के बहुचर्चित IPS नरेंद्र कुमार हत्याकांड की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश SS सिसोदिया ने मामले को विशेष CBI कोर्ट को सौंप दिया है। आरोपी मनोज गुर्जर को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। IPS नरेंद्र की हत्या के मामले में अदालत 8 अगस्त को आरोपी तय करेगी। आरोपी मनोज के वकील महेंद्र मौर्य ने कहा कि आगामी 8 अगस्त को वे धारा 91 के तहत मामले में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह और अन्य खनिज माफियाओं को CBI के कॉल डिटेल मंगवाएगी। आज कमिट हो चुका था, 1 नंबर कोर्ट में गया है मनोज का केस, और 1 नंबर से CBI स्पेशल कोर्ट अनुपम श्रीवास्तव साहब के यहाँ पर भेज दिया गया है, और उन्होंने आरोप पूर्व तर्क के लिए 8 अगस्त नियत किए। 8 अगस्त को इसमें आरोप निर्धारित किए जाएंगे। नहीं, अभी कोई ऐसी मांग नहीं की। 8 तारीख को सारी मांग करेंगे। वो ट्रैक्टर का सुपुर्दनामा भी लेना है, ट्रैक्टर ट्राली जब्त है, उसके लिए भी आवेदन लगाएंगे, और रुस्तम सिंह, खनिज माफिया, इन लोगों की कॉल डिटेल, आरोपी की कॉल डिटेल, ये सारी प्रस्तुत करने के लिए धारा 91 का आवेदन भी हम उस तारीख को प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में। गौरतलब है कि मुरैना के SDOP नरेंद्र कुमार की अवैध खनन के चलते हत्या कर दी गई थी। बाजार में नया निवेश न होने और राजनीतिक उठापटक के चलते इस सप्ताह शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन भी शेयर बाजार सुबह 59 अंकों की गिरावट के साथ खुला और 26 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को पूरे दिन शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजरा। सुबह 59.88 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 17,164.48 पर खुला और दिन भर गिरावट में ही कारोबार चलता रहा। इस दौरान निवेशकों में भी उत्साह की कमी देखी गई और बाजार में किसी भी बड़े निवेशक ने निवेश नहीं किया। शाम को बाजार 26.43 अंकों की गिरावट के साथ 17,1997.93 के साथ बंद हुआ। बाजार में बने इस गिरावट के माहौल का प्रमुख कारण व्यापारियों द्वारा नया निवेश न करना, राजनीतिक उठापटक, महंगाई दर के आंकड़े बढ़ने और डॉलर की अपेक्षा रुपए में गिरावट आना है। वहीं सभी कंपनियों के तिमाही रिजल्ट अपेक्षा से कम आना भी गिरावट का कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में आर्थिक हालात नहीं सुधरने की स्थिति में निवेशक फिलहाल संभल कर निवेश करें। जानकारों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली तक बाजार में तेजी का माहौल बनेगा। और अब डालते हैं नजर न्यूज फास्ट पर। परदेसीपुरा पुलिस ने शुक्रवार को परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में लोक परिवहन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा टाटा मैजिक और सिटी वैन जब्त की।
कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए सीएसपी देवेंद्र प्रताप राजपूत ने बताया कि जब्त किए वाहनों के चालक आए दिन कहीं पर भी वाहन रोककर सवारियां बैठाते थे और बीच सड़क पर वाहन पार्क कर यातायात बाधित करते थे। लेकिन कई बार हिदायत देने के बाद भी जब यह नहीं सुधरे तो इनके वाहन जब्त करने की कार्रवाई की गई। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अन्ना के राजनीतिक दल बनाने की घोषणा को जन समर्थन, लोगों ने कहा चुनाव लड़े टीम अन्ना। स्टेशन पर लगी पेंटिंग को लेकर कांग्रेसियों ने दर्ज कराई आपत्ति, पेंटिंग में कमल के फूल दिखाने से खफा, विवाद गरमाने पर रेल प्रशासन ने ढकी पेंटिंग। कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने साधे कैलाश विजयवर्गीय पर निशाने, एमपीसीए सदस्यों पर चीटाकशी से उबले, कहा कैलाश ने खुद को घोषित किया पशु, मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी जताया शक। भागीरथपुरा में युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, आपसी रंजिश की कही जा रही है बात। और बढ़ती असुरक्षा की भावना से लोगों ने दिखाई हथियार के लाइसेंस लेने में दिलचस्पी, एक साल में आवेदन का आंकड़ा पहुंच रहा 5000 पार, ग्रामीण लोग भी नहीं पीछे।